नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज है। टारगेट एग्जाम विधि चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जीके और साइंस के 10 प्रश्न हल करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वर्ष के किस दिन पृथ्वी अपसौर नामक स्थिति में सूर्य के सबसे दूर होती है? ऑप्शन इसमें सी वाला सही होगा, 4 जुलाई को। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। एपिहिलियन या अपसौर प्रत्येक 4 जुलाई को अपसौर की स्थिति होती है, जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी अर्थात 15.2 किलोमीटर दूर स्थित होती है। और जो पेरिहिलियन है या उपसौर कहलाती है, यह प्रत्येक वर्ष 3 जनवरी को होती है। इस स्थिति में पृथ्वी सूर्य से सबसे निकटतम दूरी पर होती है, अर्थात 14.73 किलोमीटर की दूरी पर स्थित होती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, भारतीय कृषि जलवायु प्रदेश को कितने वृहद प्रदेशों में बांटा गया है? तो जो भारतीय कृषि जलवायु प्रदेश हैं, इन्हें 15 वृहद प्रदेशों में बांटा गया है। इनको आइए डिटेल से समझ लेते हैं। भारत को 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। इन क्षेत्रों को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अर्थात ICAR ने पहचाना है, और इन क्षेत्रों को कृषि जलवायु क्षेत्र भी कहते हैं। कृषि जलवायु क्षेत्रों को तय करने के लिए कई बातों का ध्यान रखा जाता है, जैसे तापमान, बारिश, मिट्टी के प्रकार और फसल की उपयुक्तता। कृषि जलवायु क्षेत्रों की पहचान का मकसद है कृषि विकास के लिए अलग अलग रणनीतियाँ बनाना, संसाधनों का सही इस्तेमाल करना, हर क्षेत्र के लिए सही तकनीकें अपनाना, किसानों की समस्याओं का समाधान करना तथा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। आइए देख लेते हैं भारत में कितने कृषि जलवायु प्रदेश हैं। तो पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र और पूर्वी हिमालयी क्षेत्र, ये दो हो गए। गंगा के निचले मैदान, मध्य गंगा के मैदानी क्षेत्र, ऊपरी गंगा के मैदानी क्षेत्र, ट्रांस गंगा के मैदानी क्षेत्र, ये 4 प्रकार के हो गए। और उसके बाद में है आपका पूर्वी पठार और पहाड़ी क्षेत्र, मध्य पठार पहाड़ी क्षेत्र, पश्चिमी पठार और पहाड़ी क्षेत्र, दक्षिणी पठार और पहाड़ी क्षेत्र, ये 4 हो गए। इस तरह से 10 हो गए। आगे देख लेते हैं। पूर्वी तटीय मैदान और पूर्वी घाट, पश्चिमी तटीय मैदान और पश्चिमी घाट, ये जो है मिलाकर के 2 और हो गए, अर्थात 12 हुए। और जो 3 नीचे के हैं, इसमें पश्चिमी शुष्क प्रदेश, गुजरात का मैदानी व पहाड़ी क्षेत्र, द्वीपीय प्रदेश जिनमें लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इस तरह से भारत के कृषि जलवायु क्षेत्रों को 15 बृहद प्रदेशों में बांटा गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, 9 अगस्त को कौन सा दिन मनाया जाता है, कौन सा दिवस मनाया जाता है? 9 अगस्त को होता है विश्व आदिवासी दिवस। विश्व परिवार दिवस होता है दोस्तों 15 मई को। विश्व तंबाकू रोधी दिवस होता है 31 मई को। और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस होता है 19 नवंबर को, सॉरी दोस्तों 8 सितंबर को, 8 सितंबर को होता है। फिर से मैं बता देता हूँ, विश्व परिवार दिवस होता है 15 मई को, विश्व तंबाकू रोधी दिवस होता है 31 मई को, विश्व आदिवासी दिवस होता है 9 अगस्त को, और जबकि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस होता है 8 सितंबर को, याद रखिएगा। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म हवा फ्रांस में बहती है? इनमें से आयाल फ्रांस में बहने वाली गर्म हवा है। ट्रेमोंटेन बहती है मध्य यूरोप में बहने वाली गर्म हवा है। सुखोवे रूस और कजाकिस्तान में बहने वाली गर्म हवा है, कजाकिस्तान में बहती है। और वर्कस साउथ अफ्रीका में बहने वाली गर्म हवा है। ऑप्शन इसमें ए वाला सही होगा। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक का संबंध मिट्टी के बिना पौधे उगाने की प्रक्रिया एरोपोनिक्स से है? तो जो पौधे की जड़ों को हवा में लटकाकर उन पर पोषक तत्वों से भरपूर धुंध या छिड़काव होती है, इसे एरोपोनिक्स कहते हैं। मिट्टी के बिना पौधे उगाने की विधि है। आइए इसको थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं। जो मिट्टी के बिना पौधे उगाने की तकनीकियां हैं, उनमें 3 प्रसिद्ध हैं। उनमें से एक हाइड्रोपोनिक्स है, मिट्टी के बजाय पानी और पोषक तत्वों से पौधे को उगाने की तकनीकी है। उसके बाद एरोपोनिक्स मैंने बताया, इसमें पौधे की जड़ों को हवा में लटकाकर उन पर पोषक तत्वों से भरपूर धुंध और हवा की छिड़काव की जाती है। और तीसरी है एक्वापोनिक्स, यह टिकाऊ कृषि पद्धति है जो एक्वाकल्चर और हाइड्रोपोनिक्स को मिलाकर पौधे उगाती है। इसके अंतर्गत मछली और सब्जियों का दोनों का उत्पादन किया जाता है। इसमें पानी और पोषक तत्वों का कुशलतापूर्वक प्रयोग करते हैं। हाइड्रोपोनिक्स और जो एक्वापोनिक्स है, दोनों मिट्टी के बिना पोषक तत्वों से भरपूर पानी में पौधों की उगाने की विधियां, परंतु इनके उत्पादन प्रक्रिया में काफ़ी अंतर है। तो ये 3 विधियां थीं जो मिट्टी के बिना पौधे उगाती हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत निर्धारित किया गया था? तो जो अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तथा स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचाने की
का उद्देश्य था। यह तृतीय पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। आइए इनको हम लोग डिटेल में देखते हैं एक एक करके। पंचवर्षीय जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है 1951 में लागू हुई थी। इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भारतीय संसद में प्रस्तुत किया था। एक युवा अर्थशास्त्री थे के.एन. राज ने, इन्होंने तर्क दिया था कि भारत को पहले 2 दशकों के दौरान धीरे विकास दर रखनी चाहिए। और प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करना था, जिससे बांधों और सिंचाई में निवेश शामिल था। उदाहरण के तौर पर भाखड़ा नांगल बांध के लिए भारी आवंटन दिया गया था। यह हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित था। ऑप्शन एग्जाम में यह पूछ सकता है, इसे याद रखिएगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी, तो हेरोड डोमर मॉडल पर। 1956 के अंत तक 5 प्रौद्योगिकी संस्थान भी स्थापित किए गए। इस योजना की लक्षित वृद्धि दर 2.1 थी, लेकिन यह बहुत ही सफल रही। 3.6% विकास दर दर्ज हुई थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस के नेतृत्व या मॉडल पर आधारित थी। इसमें औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र पर बल दिया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था समाजवादी समाज की स्थापना करना तथा त्वरित संरचनात्मक परिवर्तन पर जोर देना। इस योजना के तहत सरकार ने घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए आयात पर शुल्क अधिरोपित किया था कि आयात की गई वस्तुओं पर शुल्क लगाया जाए, टैक्स लगाया जाए। इससे घरेलू जो उद्योग हैं वे फले फूलें। और लक्षित वृद्धि दर इसकी 4.5% थी, लेकिन यह 4.27 विकास दर ही दर्ज कर पाई थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 के मध्य रही। कृषि और गेहूं के उत्पादन पर सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया। मुख्य उद्देश्य इसका अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तथा स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचाना था। राज्यों को विकास संबंधी अतिरिक्त उत्तरदायित्व सौंपे गए, जिनमें से राज्यों को माध्यमिक और उच्च शिक्षा का उत्तरदायित्व सौंपा गया था। और इसी दौरान बोकारो आयरन स्टील इंडस्ट्री की स्थापना 1964 में पूर्व सोवियत संघ अर्थात रूस की सहायता से की गई थी। इस पंचवर्षीय योजना के दौरान 1966-67 में हरित क्रांति की शुरुआत की गई। हरित क्रांति के जनक भारत में एम.एस. स्वामीनाथन और विश्व में नॉर्मन ई. बोरलॉग माने जाते हैं। और ग्राउंड रूट लेवल पर लोकतंत्र के लिए पंचायत चुनाव की भी शुरुआत की गई। इस पंचवर्षीय योजना की लक्षित वृद्धि दर 5.6% थी, जबकि वास्तविक विकास दर निकल कर आई 2.4%। कहने का मतलब यह योजना असफल रही। और इस कारण से जो है 3 योजना के अवकाश 3 वर्ष के रखे गए, 1966 से लेकर 1969 तक। और यह योजना असफल होने का कारण था चीन भारत युद्ध और भारत पाक युद्ध था। आगे देखते हैं चतुर्थ पंचवर्षीय योजना को। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 में से 1974 तक थी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान यह पेश की गई थी और यह डी.आर. गाडगिल फार्मूले पर आधारित थी। इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था अस्थायित्व के साथ साथ विकास और आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति तथा इसके साथ ही समाजवादी समाज की स्थापना को भी विशेष रूप से लक्षित किया गया था। इस समय सरकार ने 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। एग्जाम में पूछ सकता है, तो यह 1969 में हुआ था। भारतीय कृषि में वृद्धि दर सर्वाधिक रही थी और क्षेत्रीय विषमता को दूर करने के उद्देश्य से विकास केंद्र उपागम की भी शुरुआत की गई थी। 1970 में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई थी, जिसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है। श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन जी थे। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम भी प्रारंभ किया गया इस योजना के दौरान। और इस योजना की लक्षित वृद्धि दर 5.6% थी, जबकि यह 3.6% ही अपनी विकास दर दर्ज कर पाई थी। इस योजना के असफल होने का कारण मौसम की प्रतिकूलता और साथ ही बांग्लादेश के युद्ध 1971 में जो बांग्लादेश पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उस समय जो बांग्लादेशी शरणार्थी थी, यह भारत के लिए बहुत बड़ी समस्या बनी थी। इस कारण भारत की विकास दर कम रही और यह योजना असफल रही थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रध्वज को अपनाया गया था? तो दोस्तों, जो राष्ट्रध्वज है भारत का, यह 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। राष्ट्रध्वज के संबंध में जो संविधान सभा में राष्ट्रध्वज का प्रारूप रखा गया, यह हंस मेहता ने रखा था। हंस मेहता द्वारा संविधान सभा के समक्ष राष्ट्रध्वज का प्रारूप रखा गया था। राष्ट्रीय प्रतीक जो अशोक स्तंभ है हमारा, जिसके शीर्ष पर सत्यमेव जयते लिखा गया है, सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडक उपनिषद से। तो राष्ट्रीय प्रतीक भारतीय संविधान सभा के द्वारा 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। और यदि राष्ट्रगान की बात करें तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान जो जन गण मन है हमारा,
इसे लिया गया है। गायन का जनगण मन का गायन का समय 52 सेकंड है। संक्षिप्त रूप से उसे 20 सेकंड में गा सकते हैं। 20 सेकंड में संक्षिप्त प्रारूप जो उसका है उसमें प्रथम पंक्ति और अंतिम पंक्ति गाई जाती है। और जो हमारा राष्ट्रगीत है वो बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है और इसे भी 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। 26 जनवरी 1950 को। कहीं कहीं यह तिथि 24 जनवरी लिखी मिलती है, जैसे कि उसमें यदि आप ऑनलाइन चेक करेंगे तो 26 जनवरी है, लेकिन अगर जब लूसेंट में देखेंगे तो 26 जनवरी है, ऑनलाइन चेक करने पर 24 जनवरी देता है। आगे देखते हैं। 8वां प्रश्न है 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 किससे संबंधित है? तो 1989 में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। ये 61वें संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया था। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई थी 99वें संविधान संशोधन 2014 के अनुसार। और ऑप्शन देख लेते हैं। भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण हुआ था 100वें संविधान संशोधन अधिनियम 2015 के अनुसार। और 8वीं अनुसूची में उड़िया के स्थान पर ओडिया शब्द लिखा गया था 96वें संविधान संशोधन 2011 के अनुसार। आइए आगे देखते हैं। 9 प्रश्न है विटामिन 7 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन 7 का रासायनिक नाम बायोटिन है। और टोकोफेरोल विटामिन ई का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन विटामिन के का। और कैल्सीफेरोल विटामिन डी का। एक बार और बता देता हूं मैं। टोकोफेरोल विटामिन ई का रासायनिक नाम है, फिलोक्विनोन विटामिन के का रासायनिक नाम है, कैल्सीफेरोल विटामिन डी का, बायोटिन विटामिन B7 का। 10वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान रांची में स्थित है? रांची स्थित संस्थान है लौह और इस्पात अनुसंधान एवं विकास केंद्र। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर में स्थित है, जमशेदपुर में। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जलगोड़ा में स्थित है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी में स्थित है। तो दोस्तों ये थे आज के 10 प्रश्न वीडियो में। मुझे आशा है कि आपके एग्जाम में आपकी मदद करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।